दोस्तों, अंधेरी रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है, तब सरहदों पर कूटनीति के कुछ ऐसे पन्ने लिखे जाते हैं जिनकी भनक आम इंसान को सालों बाद लगती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी जमीन की पट्टी जो नक्शे पर महज एक धागे जैसी दिखती है, वो किसी पूरे महाद्वीप की तकदीर को कैसे बदल सकती है? इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब किसी मुल्क ने अपनी सरजमीन का सौदा चंद पैसों की खातिर पराइयों से किया है, उसका अंजाम हमेशा तबाही और बर्बादी की शक्ल में सामने आया है। एक ऐसा ही मुल्क जो कल तक अपने पड़ोस की बाहों में खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करता था, अचानक एक ऐसे भयानक चक्रव्यूह में फंस गया जहां से निकलने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ खुद को तबाह करके ही मिल सकता था। आज हम कागज के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जो सत्ता के बंद कमरों में लिखे गए। हम उस घुटन और बेचैनी को महसूस करने जा रहे हैं जो एक ही रात में एक पूरे देश के हुक्मरानों के चेहरों पर खौफ बनकर तैर गई थी। ये कहानी सिर्फ दो मुल्कों के बीच हुए समझौतों की नहीं है, बल्कि यह कहानी है उस भरोसे की जिसे तोड़ा गया, उस धोखे की जिसकी कीमत जनता ने चुकाई, और उस बदले हुए वक्त की जो बड़े से बड़े शहंशाह को भी घुटनों पर ला सकता है। उस सरहद के पार जहां कभी दोस्ती के तराने गाए जाते थे, वहां अचानक एक ऐसी खामोशी छा गई जिसने हर देखने और सुनने वाले का दिल दहला दिया। कल तक जो आवाजें आसमान को छू रही थीं, जो तेवर पूरी दुनिया को अपनी झूठी ताकत का एहसास करा रहे थे, वे अचानक बेहद मध्यम पड़ गए। जब आप किसी बड़े और ताकतवर का हाथ थामकर अपने ही सबसे पुराने और सच्चे मददगार को आंखें दिखाने लगते हैं, तो आप यह भूल जाते हैं कि समंदर की लहरें हमेशा एक जैसी नहीं रहती। उस मुल्क ने भी यही ऐतिहासिक भूल की। उसे लगा कि दूर बैठा वह विदेशी मददगार जिसके पास पैसों का अंबार है, वो उसकी हर मुश्किल को जादू की छड़ी घुमाकर पल भर में दूर कर देगा। लेकिन राजनीति और कूटनीति की दुनिया इतनी सीधी और सरल नहीं होती। यहां हर चमकती हुई मुस्कान के पीछे एक गहरी चाल होती है और हर मदद के हाथ के पीछे एक खौफनाक साजिश छिपी होती है। जब तक वहां के हुक्मरानों को यह बात समझ आती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका था और सरकारी खजाने पूरी तरह खाली हो चुके थे। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जिसके बाजार कभी चहल पहल से गुलजार रहते थे, जहां के कारखानों में दिन रात मशीनें छुक छुक चलती थीं, वहां अचानक एक खौफनाक सन्नाटा पसर जाए। गाड़ियों के पहिए थमने लगें, अस्पतालों में जरूरी दवाओं की किल्लत हो जाए, बिजली के गुल होते ही पूरा शहर अंधेरे में डूब जाए और आम जनता सड़कों पर उतरकर सिर्फ 2 वक्त की रोटी और बुनियादी चीजों के लिए तरसने लगे। यह कोई ख्याली दास्तान या किसी फिल्म का मंजर नहीं है, बल्कि यह उस जमीनी हकीकत की दर्दनाक तस्वीर है जो उस मुल्क ने बेहद नजदीक से देखी। जब मुसीबत का पहाड़ टूटता है तो जिन्हें आप अपना मसीहा समझते हैं, वे सबसे पहले मुंह मोड़ लेते हैं। उस दूर बैठे तथाकथित मददगार ने भी ठीक यही किया। उसने मदद का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय सीधे गले पर छुरी रख दी। उसने बिना किसी झिझक के साफ कह दिया कि जो कुछ भी तुमने हमसे कर्ज के तौर पर लिया है, उसे 1 महीने के भीतर वापस करो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ये एक ऐसा करारा झटका था जिसने उस देश की रीढ़ की हड्डी ही तोड़कर रख दी। अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, सिवाय इसके कि वे उसी दरवाजे पर वापस जाएं जिसे वे कुछ समय पहले बड़े गुरूर और घमंड के साथ बंद करके आए थे। लेकिन क्या वह पुराना मददगार, जिसने हमेशा एक बड़े भाई की तरह हर मुश्किल घड़ी में उनका साथ दिया था, इस बार इतनी आसानी से मान जाता? पिछले कुछ समय में जो जख्म दिए गए थे, वे इतने गहरे थे कि उन्हें इतनी जल्दी भूल जाना नामुमकिन था। सरहद पर हुई वो खौफनाक वारदातें, वो नफरत की आग जो जानबूझकर भड़काई गई थी, और अपनों पर हुए वो जुल्म जिन्हें देखकर हर हिंदुस्तानी का दिल रो पड़ा था, उन सबको भूलकर दोबारा गले लगाना किसी भी स्वाभिमानी राष्ट्र के लिए आसान नहीं होता। जब दिल्ली के दरबार में मदद की वह लाचार गुहार पहुंची, तो वहां से तुरंत कोई जवाब नहीं आया। वह खामोशी इतनी भारी और खौफनाक थी कि ढाका के गलियारों में अफसरों और नेताओं का सांस लेना भी दूभर हो गया था। कूटनीति के खेल में कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा और मारक हथियार बन जाता है। वह खामोशी साफ साफ बता रही थी कि अब पुराना वक्त बीत चुका है और अब शर्तें नए सिरे से तय होंगी। तभी पर्दे के पीछे से भारत ने एक ऐसा पत्ता फेंका जिसने पूरी दुनिया के बड़े बड़े विचारकों को हैरान कर दिया। भारत ने बहुत ही संजीदगी से साफ कह दिया कि मदद जरूर मिलेगी, क्योंकि हम इंसानी तकलीफों को देखकर कभी मुंह नहीं मोड़ते। लेकिन इस बार हमारी भी एक ऐसी मांग है जो हमारे अपने वजूद और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है।
वह मांग थी उस संकरे रास्ते की सुरक्षा को हमेशा के लिए पुख्ता करना, जिसे दुनिया सिलीगुड़ी गलियारे या चिकन नेक के नाम से जानती है। यह जमीन का वह छोटा सा टुकड़ा है जो पूरे पूर्वोत्तर भारत को मुख्य देश से जोड़ता है। अगर इस रास्ते पर कभी कोई आंच आ जाए तो देश के एक बड़े हिस्से का संपर्क कट सकता है। भारत ने साफ कर दिया कि इस गलियारे की सुरक्षा को अभेद्य बनाने और इसके आसपास अपनी रणनीतिक पकड़ को मजबूत करने के लिए पड़ोसी देश को कुछ ऐसी रियायतें देनी होंगी जो आज तक इतिहास में किसी ने नहीं दी थीं। इस शर्त ने मानो वहां के हुक्मरानों के पैरों तले से जमीन ही खिसका दी। वे एक ऐसे असमंजस में थे जहां एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ गहरी खाई। इसी कशमकश के बीच भारत के गृह मंत्री का अचानक उस संकरी जमीन के टुकड़े पर पहुंचना कोई आम बात नहीं थी। उनका वहां जाना, सेना के बड़े बड़े अफसरों के साथ बैठकर रणनीतिक नक्शों को देखना और सीधे तौर पर उस इलाके का मुआयना करना पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा और स्पष्ट संदेश था। यह संदेश उन ताकतों के लिए था जो दूर बैठकर इस इलाके को काटने के हसीन ख्वाब देख रहे थे। इस दौरे ने साफ कर दिया कि अब भारत सिर्फ रक्षात्मक रुख नहीं अपनाएगा, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वह द्वारा सिर्फ एक सामान्य मुलाकात नहीं थी, बल्कि वह आने वाले कल की एक नई सामरिक तस्वीर थी जिसे देखकर दुश्मन के खेमे में हड़कंप मचना लाजमी था। इस पूरे खेल में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो जाल दुश्मन ने बरसों की मेहनत और खरबों रुपयों के निवेश से बुना था, वह खुद उसी के गले का फंदा बन गया। उसने सोचा था कि वह इस छोटे देश को अपने पैसों के लालच में फंसाकर और समंदर के रास्ते घेर कर भारत की नाकेबंदी कर देगा, लेकिन नियति का खेल देखिए। वही कर्ज का दलदल आज भारत के लिए एक ऐसा कूटनीतिक हथियार बन गया जिसने दुश्मन के सारे मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। आज वह पड़ोसी मुल्क यह भली भांति समझ चुका है कि जो देश संकट के समय उसे दवाइयां भेजता है, जो उसे सस्ते दामों पर बिजली और अनाज देता है, वही उसका सच्चा हमदर्द है। इसके विपरीत वह दूसरा देश जो सिर्फ ऊंचे ब्याज पर कर्ज देकर उसकी संप्रभुता और जमीन हड़पना चाहता था, वह कभी उसका सगा नहीं हो सकता। कपड़े का वह कारोबार जो उस पड़ोसी देश की अर्थव्यवस्था की असली ताकत है, उसका कच्चा माल भी इसी भारतीय मिट्टी और रास्तों से होकर गुजरता है। वहां के लाखों लोग जो रोजगार की तलाश में यहां आते हैं और अपने परिवारों का पेट पालते हैं, वे भी इस कड़वे सच को अच्छी तरह जानते हैं कि दोनों देशों का भविष्य एक दूसरे की सलामती से ही जुड़ा हुआ है। आज वहां के बुद्धिजीवियों और जानकारों में दो स्पष्ट गुट बन चुके हैं। समझदार लोग कह रहे हैं कि बिना किसी नखरे के भारत की शर्तों को मान लेना चाहिए, क्योंकि इसी में पूरे देश की भलाई है। लेकिन कुछ ऐसे भी भारत विरोधी तत्व हैं जो इस डर से कांप रहे हैं कि अगर यह ऐतिहासिक समझौता हो गया तो उनकी नफरत की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। लेकिन वक्त की सुई किसी का इंतजार नहीं करती और अल्टीमेटम की घड़ी लगातार आगे बढ़ रही है। इस पूरी दास्तान से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वह यह है कि कूटनीति में भावुकता नहीं, बल्कि दूरदर्शिता और सही समय पर उठाया गया सही कदम ही मायने रखता है। भारत ने बिना एक भी गोली चलाए सिर्फ अपनी आर्थिक ताकत और कूटनीतिक सूझबूझ से उस पूरे चक्रव्यूह को ध्वस्त कर दिया जिसे बनाने में विदेशी ताकतों को दशकों लग गए थे। यह कहानी उस नए और मजबूत भारत की है जो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर रत्ती भर भी समझौता नहीं करता। जो देश कल तक दूसरों की शह पर आंखें दिखाता था, आज वह मदद के लिए हाथ फैलाए खड़ा है। हमारी सेना के जाबांजों, नीति निर्माताओं और कूटनीतिज्ञों की इस दूरदर्शिता को देखकर हर देशवासी का सिर फक्र से ऊंचा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया कि जब देश की आन बान शान की बात आती है तो हम हमेशा दुश्मनों से 10 कदम आगे की सोचते हैं। आइए अब इस कहानी के उन हिस्सों की तरफ चलते हैं जो आमतौर पर नक्शों और किताबों में दिखाई नहीं देते, लेकिन वे इतिहास की आत्मा में बसे होते हैं। जब हम इतिहास के पुराने पन्नों को पलटते हैं तो पाते हैं कि दो देशों के बीच रिश्तों की बुनियाद किसी एक दिन या एक रात के फैसले से नहीं बनती। दशकों पहले जब उस मुल्क का जन्म हुआ था, तब इसी भारत मां के वीर सपूतों ने अपनी छाती पर गोलियां खाई थीं और अपना गर्म खून बहाकर उसकी आजादी की नई इबारत लिखी थी। वो एक ऐसा खौफनाक दौर था जब हर तरफ जुल्म का साया था, बेगुनाहों की चीखें आसमान का सीना चीर रही थीं और जुल्मी हुक्मरान इंसानियत का कत्ल कर रहे थे। उस बेहद मुश्किल घड़ी में भारत ने न सिर्फ अपने दरवाजे खोलकर करोड़ों शरणार्थियों को पनाह दी, बल्कि अपने जांबाज सैनिकों को भी उस जंग के मैदान में उतार दिया। वह एक ऐसा निस्वार्थ त्याग और बलिदान था
जिसे इतिहास का कोई भी पन्ना कभी मिटा नहीं सकता। लेकिन अफसोस, वक्त के साथ जब सत्ता की कुर्सियों पर बैठने वाले चेहरे बदलते हैं तो कभी कभी लोगों की यादें भी धुंधली पड़ने लगती हैं। जब स्वार्थ और नफरत की राजनीति हावी होती है तो पुराने एहसानों को भुलाकर नए और खतरनाक गठजोड़ तलाशे जाने लगते हैं। पिछले कुछ सालों में उस पड़ोसी मुल्क के भीतर एक बहुत ही अजीब और खतरनाक बदलाव देखने को मिला। वहां की किताबों से लेकर सड़कों के चौराहों तक एक ऐसा झूठा माहौल बनाने की नापाक कोशिश की गई मानो उनका सबसे बड़ा शुभचिंतक भारत नहीं बल्कि वह दूर बैठा मुल्क है जो हर साल अरबों डॉलर उनके खातों में फेंक रहा था। वहां की नई पीढ़ी के दिमाग में यह जहर घोला जाने लगा कि तरक्की और कामयाबी का रास्ता दिल्ली से नहीं बल्कि बीजिंग के चमचमाते शहरों से होकर गुजरता है। बड़े बड़े पुल बनाए जाने लगे, चमचमाती चौड़ी सड़कें बिछाई जाने लगीं और आसमान को छूती इमारतें खड़ी की जाने लगीं। लेकिन इन इमारतों की चकाचौंध में वहां के अंधे नीति निर्माता यह देखना भूल गए कि इन सब की नींव में जो कर्ज का भारी बोझ जमा हो रहा है वह धीरे धीरे उनके पूरे देश को एक ऐसे दलदल में धकेल रहा है जहां से निकलना असंभव हो जाएगा। जब आप किसी बाहरी ताकत से इतना ज्यादा कर्ज ले लेते हैं कि उस कर्ज के ब्याज को चुकाने के लिए भी आपको नया कर्ज लेना पड़े तो आप अपनी आजादी और स्वाभिमान दोनों खो बैठते हैं। उस मुल्क के साथ भी ठीक यही हुआ। वहां के बड़े बड़े समुद्री बंदरगाहों, रणनीतिक हवाई अड्डों और बड़े बिजली घरों पर चुपके उस बाहरी ताकत का शिकंजा कसने लगा। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता तो वहां के हुक्मरान पहले उस विदेशी दूतावास की खिड़की की तरफ देखते थे कि कहीं उनके नए आका नाराज न हो जाएं। यह एक ऐसी आधुनिक गुलामी थी जो बिना किसी लोहे की जंजीर के सिर्फ कागजी समझौतों के जरिए थोप दी गई थी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत बेहद शांत रहकर सब कुछ देख रहा था। भारत जानता था कि जोर जबरदस्ती से किसी को अपना नहीं बनाया जा सकता जब तक कि उस इंसान या देश को खुद अपनी ऐतिहासिक गलती का एहसास न हो। और फिर आखिरकार वह दिन भी आ गया जब वहां की आंतरिक राजनीति में एक ऐसा भयानक भूचाल आया जिसने सब कुछ पलक झपकते ही तिनके की तरह उड़ा दिया। जनता का आक्रोश जब सड़कों पर सैलाब बनकर फूटा तो बड़ी बड़ी गाड़ियों और महलों में रहने वाले शासकों की सत्ता ताश के पत्तों की तरह ढह गई। जो लोग कल तक खुद को अमर और अजय समझते थे उन्हें अपनी जान बचाने के लिए रातों रात देश छोड़कर भागना पड़ा। गहराते हुए अराजकता के इस खौफनाक माहौल में जब नई व्यवस्था ने देश की कमान संभाली तो उनके सामने सबसे बड़ा संकट यह था कि खाली खजाने के साथ देश को चलाया कैसे जाए। विदेशी मुद्रा का भंडार लगभग खत्म हो चुका था। बाजारों में खाने पीने की चीजों की कीमतें आसमान छू रही थीं और आम जनता के सब्र का बांध पूरी तरह टूट रहा था। ऐसे भयावह संकट के समय उस नए शासक ने सबसे पहले उसी दूर बैठे विदेशी मददगार को फोन मिलाया जिसने कभी हर मुश्किल में साथ देने के बड़े बड़े और लुभावने वादे किए थे। लेकिन वहां से जो रूखा जवाब मिला उसने नए हुक्मरानों के होश उड़ दिए। उस विदेशी ताकत ने बिना किसी हमदर्दी के साफ साफ कह दिया कि हमें तुम्हारी नई सरकार या व्यवस्था पर कोई भरोसा नहीं है। तुमने जो पिछला भारी कर्ज लिया है उसे तुरंत ब्याज समेत चुकाओ, वरना हम तुम्हारे उन तमाम रणनीतिक ठिकानों और बंदरगाहों पर अपना झंडा फहरा देंगे जो तुमने कर्ज के बदले हमारे पास गिरवी रखे थे। यह एक ऐसा पल था जब उस मुल्क के नए हुक्मरानों को पहली बार एहसास हुआ कि कर्ज का यह जाल कितना भयानक और जानलेवा होता है। श्रीलंका के उस मशहूर बंदरगाह का दर्दनाक दृश्य उनकी आंखों के सामने तैरने लगा, जिसे इसी तरह कर्ज न चुका पाने के कारण 90 से ज्यादा सालों के लिए उस बाहरी ताकत को सौंपना पड़ा था। उन्हें साफ समझ आ गया कि जो हाल पाकिस्तान का हुआ था वही खौफनाक हाल अब उनका भी होने वाला है।